नमस्कार, राज्यसभा टीवी के एक खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी लोकप्रियता वक्त गुजरने के साथ और बढ़ती जा रही है। उनकी 68वीं पुण्यतिथि पर देश भर में उनके अभूतपूर्व योगदानों को याद किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। आज के कार्यक्रम में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके संघर्ष और आज़ादी में उनके योगदान के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किसान आंदोलन से कैसे वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और भारत को आज़ादी मिलने के बाद सबसे मुश्किल काम को किस तरह उन्होंने कुशलता से अंजाम दिया। हम बताएंगे कि लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल की शख्सियत कितनी विशाल थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात का दौरा कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए। उन्होंने इस जगह के पास ही स्थित केवड़िया में एक रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रपति ने केवड़िया स्टेशन को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बताया। केवड़िया रेलवे स्टेशन की इमारत इस रेल मार्ग की पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी। आने वाले दिनों में गुजरात का केवड़िया कस्बा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के लिए भी जाना जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को सरदार पटेल की पुण्यतिथि के मौके पर केवड़िया में रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केवड़िया स्टेशन के तैयार होने से इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि रेल सेवा उपलब्ध होने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने वाले पर्यटकों की यात्रा कम समय में और आसानी से हो सकेगी। उन्होंने देश के विकास में रेल सेवा के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। यहाँ आने वाली गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने तथा इस स्टेशन के बन जाने से इस क्षेत्र के विकास में गति आएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले देश और विदेश के पर्यटकों की यात्रा कम समय में तथा आसानी से संपन्न होगी। यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। इस स्टेशन के निर्माण को मैं भारतीय रेलवे द्वारा सरदार पटेल के सम्मान में बढ़ाए गए एक कदम के रूप में देखता हूँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से महज 3.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित छोटे से कस्बे केवड़िया के लिए ये पहला रेलवे स्टेशन होगा और रेल सेवा के जरिए केवड़िया देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न केवड़िया रेलवे स्टेशन पर जल प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही सोलर पैनल के जरिए 200 किलोवाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गुजरात विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने इस क्षेत्र को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है। केवड़िया स्टेशन की इमारत इस रेल मार्ग की पहली ग्रीन बिल्डिंग होगी। मुझे ये भी बताया गया है कि आधुनिक सुविधाओं से संपन्न केवड़िया रेलवे स्टेशन पर जल प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। सोलर पैनल के जरिए 200 किलोवाट बिजली का उत्पादन भी किया जाना निश्चित किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बिना आधुनिक भारत की कल्पना असंभव है। राष्ट्रपति ने देश की इन दोनों महान शख्सियतों को गुजरात की तरफ से मानवता को देन बताया। कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति ने म्यूजियम और फूलों की घाटी का दौरा किया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन भी किए और श्रद्धांजलि देते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। 182 मीटर ऊंचाई के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर इस प्रतिमा का उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के लौह पुरुष और बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका व्यक्तित्व देश के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने युवावस्था से ही राष्ट्र और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था और अंत तक इस पथ पर लगे रहे थे। वो देश आजाद होने के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ।
पिता झावेर भाई पटेल पेशे से किसान थे। 5 भाइयों और एक बहन के बीच पटेल चौथे नंबर पर थे। बचपन से ही पढ़ाई में तेज सरदार पटेल को शिक्षा के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव करमसद से पूरी करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए पेटलाद के स्कूल में भर्ती हो गए। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नडियाद के माध्यमिक स्कूल से पास की। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत शुरू कर दी। 1902 में वो बोरसद में वकालत करने लगे। वहाँ वे फौजदारी मुकदमों में काफ़ी कामयाब हुए, जिसके कारण उनकी अच्छी खासी शोहरत हो गई। 1893 में 18 साल की उम्र में उनका विवाह झेवरबाई से हो गया। बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए वल्लभ भाई पटेल जुलाई 1910 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ मिडल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई में दाखिला ले लिया। वहाँ कॉलेज में उन्होंने टॉप किया। 1913 में पटेल भारत वापस लौटे और जल्द ही देश के नामचीन क्रिमिनल लॉयर बन गए। वो वकालत करना चाह रहे थे, बैरेट लॉ करना चाह रहे थे इनर टेम्पल में लंदन में, तो वो गलती से वो उनके भाई के नाम पर आया सारे पेपर्स, और उनके भाई ने काफ़ी जिद किया कि आप जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, जबकि वो पूरा जो धन जो कमाया था उसके लिए जो भी फीस का जो पैसा था उन्होंने अपने मेहनत से जो है इकट्ठा किया था, लेकिन उन्होंने पहले अपना भाई को भेजा और कहा कि नहीं, आप इसको कंप्लीट कीजिए, आप वापस आइए, उसके बाद मैं जाता हूँ। वल्लभ भाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत और नारियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान खेड़ा आंदोलन हुआ। यह सरदार पटेल की पहली बड़ी सफलता थी। 1922 में बोरसद में सत्याग्रह कर उन्होंने हदिया कर को खत्म कराया। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसके बाद पटेल का नाम पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारदोली के लोगों ने सरदार की उपाधि से नवाजा, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक किसान नेता के रूप में की थी, और ये जो टाइटल है सरदार, ये उनको बारडोली की महिला किसानों ने दिया था। जब ये मंदी का दौर था, किसानों की जो पैदावार के लिए पैसा उनको कम मिल रहा था, टैक्सेस ज़्यादा थे, तो एक बहुत बड़ा एजिटेशन, बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर हुआ था उनको कम करने के लिए। तो पटेल इसके नेता थे। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने आज़ादी के सभी प्रमुख आंदोलनों में शिरकत की। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई। उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती 550 से ज़्यादा देशी रियासतों को भारत में मिलाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से बिना किसी खून खराबे के देशी रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और 560 रियासतें भारत में आ मिली। बरतानिया के लीडरों ने यह कहा था कि 15 साल में भी भारत को आप एक नहीं कर सकते, लेकिन सरदार पटेल ने उसको 46 में जो काम शुरू किया उसको 48 तक, सबसे कठिन जो प्रांत थे उनको तक भारत में उन्होंने विलय करवाया। 1948 में गांधी जी की मृत्यु से सरदार पटेल को गहरा आघात पहुंचा और 2 वर्ष बाद ही 1950 को इस दुनिया से चले गए। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ऋतु कुमार, राज्यसभा टीवी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरुआती दिनों में राजनीति से कन्नी काटते थे। उनके जीवन में निर्णायक मोड़ महात्मा गांधी के चलते ही आया। इसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई में जोर शोर से जुट गए। आइए जानते हैं स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल की भूमिका। बात 1917 की है, जब सरदार पटेल ने अहमदाबाद में सफाई कमिश्नर का चुनाव जीता। इसके बाद स्थानीय निकाय के मुद्दे पर अंग्रेजों से उनकी लगातार बहस होती रहती थी।
लेकिन इसके बावजूद सक्रिय राजनीति या फिर आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन अक्टूबर 1917 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और इसके बाद पटेल हमेशा के लिए बदल गए। वो आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजरात इकाई में उन्हें सचिव चुना गया। वो महात्मा गांधी के स्वराज के प्रचार में जुट गए। अगले ही साल उनकी अगुवाई में खेड़ा के किसानों का ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। सरदार पटेल ने किसानों से कहा कि वो अंग्रेजों को लगान ना दें। इसी दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जान से इसे सफल बनाने में जुट गए। उन्होंने पश्चिमी पोशाक को उतार फेंका और हमेशा के लिए खादी को अपना लिया। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, तो कांग्रेस के भीतर भी कई नेताओं ने गांधी की आलोचना की, लेकिन पटेल गांधी के फैसले के पक्ष में चट्टान की तरह खड़े रहे। उस वक्त तक सरदार पटेल देश भर में मशहूर हो चुके थे। अंग्रेजों की उन पर पैनी नजर थी। आज़ादी की लड़ाई में वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। जो राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति थी, किस तरह से लड़ा जाना है, वो बहुत सारे लोग मिलकर तैयार करते थे, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग थे। तो सभी लोग मिलकर रणनीति तैयार करते थे कि किस तरह से इतने विशाल साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी है। गुजरात में तो सरदार पटेल की छवि महान नायक की तरह बन गई। चंद महीनों में ही प्रदेश का दौरा कर उन्होंने कांग्रेस के लिए 3 लाख नए सदस्य बनाए और 15 लाख रुपए इकट्ठा किए। 1920 में उन्हें गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया। 1923 में जब महात्मा गांधी जेल में थे, तो कांग्रेस ने उन्हें नागपुर आंदोलन की अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी। पटेल ने देश भर से हजारों लोगों को जमा कर नागपुर में राष्ट्रीय झंडा फहराया। 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, पटेल भी उनमें से एक थे। नमक सत्याग्रह के दौरान उनके ओजस्वी भाषण के चलते हजारों लोग स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 30 के दशक में वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे। वो गांधी के काफ़ी नज़दीक थे और एक तरह से कांग्रेस के राइट विंग का उनको लीडर माना जाता था। नेशनल मूवमेंट में उस समय 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स हमारे थे, जिसको कि लेफ्ट और राइट मानते हैं। तो लेफ्ट का स्ट्रैंड था जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस थे। राइट स्ट्रैंड था जिसमें सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद थे। इनके कई मसलों पर एक दूसरे से विचारों में मतभेद भी था, लेकिन ख़ास बात ये थी कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए, बरतानवी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए और कैसे लड़ा जाए और क्या संघर्ष हो, उसके लेके पूरी तरीके से यूनिटी थी। 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद पटेल जेल से बाहर निकले और उसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को कराची अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पटेल की अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में धर्मनिरपेक्ष भारत का ख्वाब देखा गया। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई और तेज हो गई। पटेल को भरोसा था कि जल्द ही देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिलेगी और देश पर अवाम का शासन होगा। पटेल अपने विचारों में पूरी तरीके से सेक्युलर थे और जो पॉलिटिकल यूनिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी का एक फॉर्मूला था, उसमें वो पूरी तरीके से विश्वास रखते थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका काफ़ी योगदान रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटेल की सक्रियता और बढ़ गई। देश में घूम घूम कर वो लोगों को इस आंदोलन से जुड़ने की अपील करने लगे। अंग्रेजों की नजर में एक बार फिर वो चुभने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अहमदनगर के किले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। 3 साल बाद 1945 में कई कांग्रेस नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा किया गया। लेकिन तब तक अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और अंग्रेज पस्त थे। ऊपर से देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तेज तर्रार नेताओं ने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। देश जाग चुका था, लोग लड़ने को तैयार थे और अंग्रेज को ये समझ में आ चुका था। 2 साल बाद 1947 में अंग्रेजों ने भारत की आजादी को स्वीकार किया और मुल्क छोड़कर चले गए। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। To India, our much-loved motherland, the ancient, the eternal, and the ever-new. ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन
खेड़ा और बारदोली का जिक्र किए बिना अधूरा है। दरअसल महात्मा गांधी के सत्याग्रह आधारित चंपारण आंदोलन की सफलता ने लोगों को उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने का नया रास्ता दिखाया। खेड़ा और बारदोली ने सत्याग्रह आंदोलन ने सरदार पटेल को एक बड़े जननेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1917 का सावन गुजरात के किसानों के लिए मुसीबत बनकर आया। इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुई। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बेकाबू होते चले गए। खेतों में पानी जमा हो जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। खेड़ा जिले के आसपास खाद्यान्न और पशुओं के चारे की भी भारी दिक्कत हो गई। इंसान और जानवरों के लिए भुखमरी के हालात बन गए। ऐसे हालात में खेड़ा के किसानों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनसे इस साल मालगुजारी न वसूली जाए, लेकिन अंग्रेज नौकरशाहों ने किसानों की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया। सत्याग्रह के, प्रोटेस्ट के, सिविल रेजिस्टेंस के, नॉन वायलेंट स्ट्रगल के बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो थे उनको इस संघर्ष में लागू किया गया और इस संघर्ष के माध्यम से वहाँ के किसान जो हैं अंततः साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में भी फिर शामिल हुए। गुजरात सभा का अध्यक्ष होने के नाते महात्मा गांधी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मालगुजारी की वसूली स्थगित करने की मांग की। जब कोई जवाब न मिला तो गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों को सत्याग्रह की सलाह दी और शपथ दिलाई कि कोई भी किसान बकाया मालगुजारी नहीं देगा। गांधी जी के आह्वान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के अलावा शंकरलाल बैंकर, अनुसुईया बहन, इंदुलाल याज्ञिक और महादेव देसाई जैसे नेता गांव-गांव जाकर किसानों को जागृत करने लग गए। उन्होंने किसानों में सरकारी अफसरों से न डरने का साहस जगाया। सरकार ने आंदोलन दबाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। आखिरकार सरकार को समझौता करना पड़ा। जनसाधारण, आम नागरिक सड़क पर उतरा तो वो जो उनके अंदर वो क्षमता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, वकील तो थे ही वो, लेकिन बहुत अच्छे वक्ता थे और उनके अंदर संगठन का एक बहुत बड़ा एक ताकत था। खेड़ा आंदोलन ने सरदार पटेल की जिंदगी बदल दी। अब वो पूरी तरह महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति समर्पित थे। उन्होंने विदेशी कपड़ों को त्याग कर खादी पहनना शुरू कर दिया। 1928 सरदार पटेल के जीवन का अहम पड़ाव है। इस साल गुजरात का बारदोली तालुका बाढ़ और अकाल से पीड़ित था। किसान भूखमरी की कगार पर थे। ऐसे में ब्रिटिश शासकों ने सालाना लगान 30% तक बढ़ाने का फरमान सुना दिया। इससे किसानों में गुस्से की लहर दौड़ गई। बढ़ा हुआ लगान 30 जून 1927 से लागू होना था। मुंबई राज्य की विधानसभा ने इस लगान वृद्धि का विरोध किया। किसानों का एक मंडल उच्च अधिकारियों से मिला, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब सरकार टस से मस न हुई तो इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन करने का फैसला लिया गया। तो सरदार पटेल ने उसका नेतृत्व किया और उन्होंने सरकार के साथ नेगोशिएट किया। उन्होंने किसानों से ये कहा कि आपको कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं, आपकी ज़मीन आपसे छीनी जा सकती है। बहुत सारे लोगों की ज़मीन उनसे ले भी ली गई थी। तो इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि बढ़ा हुआ लगान किसी भी कीमत पर अदा नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी की सलाह पर आंदोलन की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सरकार ने लगान न देने पर किसानों के पशुधन और घरों की कुर्की करानी शुरू कर दी थी। इस बीच गांधी जी की अपील पर 12 जून को पूरे देश में बारदोली दिवस मनाया गया। इसके बाद आंदोलन चारों तरफ फैल गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। वायसराय की सलाह पर मुंबई सरकार ने लगान के आदेश को रद्द कर दिया। आंदोलन की सफलता पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब दिया। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल हो गए। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को एक रखने की। पाकिस्तान अलग देश बन चुका था। देशी रियासतों के पास विकल्प था कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक का साथ चुने या फिर दोनों से अलग रहें। देशी राजाओं को मनाने और भारत को साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई। जाते जाते हम छोड़ जाते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, लेकिन यह आजादी बिना शर्त नहीं मिली थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ।
विभाजन के नियम अंग्रेजों ने तय किए। अंग्रेज प्रशासित राज्य दोनों देशों के बीच मजहबी आधार पर बांटे गए। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हुआ था, आबादी भी धार्मिक आधार पर बंट रही थी। देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया। बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल पर लोगों की सुरक्षा और देश को एक रखने की दोहरी जिम्मेदारी थी। तो हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो रियासतों के तहत आता था। लगभग 1/3 आबादी और 40% एरिया जो था वो प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था और लगभग 565 के करीब थे। माउंटबेटन ने एक प्लान बाल्कन बनाया था। प्लान बाल्कन ये था कि अंग्रेज जब छोड़ के जाएंगे तो जिसके पास जहां पर सत्ता है वो उसको दे दी जाएगी। कुछ महाराजा जागरूक और देशभक्त थे, लेकिन उनमें कई ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र शासक बनने का ख्वाब देख रहे थे। सरदार पटेल ने राजाओं और नवाबों से देशभक्ति की भावना दिखाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशी राजा भारत की आजादी से जुड़े और ऐसे जिम्मेदार शासक की तरह बर्ताव करें जो सिर्फ अपनी प्रजा के भविष्य की चिंता करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि देशी राजाओं का अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। में ये संभावना थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा लोग हैं, कई राजा काफ़ी निरंकुश भी थे, वो उनको सत्ता मिल जाएगी, वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू और पटेल दोनों ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जब आज़ादी मिल गई, जो हमारा एक्ट बना इंडिपेंडेंस का, तो उसमें ये था कि ये सारे के सारे 565 रियासतें हैं, ये कल्चर, जियोग्राफी वगैरह वगैरह के आधार पर या तो इंडियन यूनियन में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान की यूनियन में शामिल हो जाएं। जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन कोई विकल्प ना होने पर विलय की बात माननी पड़ी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार न थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सरदार पटेल ने नवाब से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन नवाब नहीं माना। इस बीच जूनागढ़ के लोगों ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बढ़ते विरोध के बीच नवाब को पाकिस्तान भागना पड़ा और जूनागढ़ भारत में मिला लिया गया। इधर निजाम ने हैदराबाद को आजाद देश घोषित कर दिया। भारत ने निजाम से अपना फैसला बदलने की अपील की। जून 1948 में माउंटबेटन ने हैदराबाद को भारत से समझौता करने की सलाह दी। प्रस्ताव के तहत हैदराबाद भारत की प्रभुता के अधीन एक स्वायत्त राष्ट्र का दर्जा पा सकता था, लेकिन निजाम नहीं माना। इस बीच हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। भारत ने हैदराबाद में सेना भेजने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को भारत और हैदराबाद के बीच लड़ाई शुरू हुई। 18 सितंबर को निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जवान और कबायली घुस आए। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने विलय पत्र पर दस्तखत किए बिना मदद भेजने से इनकार कर दिया। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। और उसमें आप देखेंगे हैदराबाद था, जूनागढ़ था, भोपाल था, ट्रेवंकूर था और उनके अलग अलग ख्वाहिशें थी। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ चाहे हैदराबाद में पुलिस एक्शन करना पड़ा, जूनागढ़ में करना पड़ा, वो किसी से कतराए नहीं। मार्च 1948 में नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल के स्वतंत्र रहने की घोषणा की और मई में एक मंत्रिमंडल घोषित कर दिया, लेकिन भोपाल की जनता ने इसका विरोध किया। 29 जनवरी 1949 को नवाब ने मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। भारत के दबाव और जनता के विरोध के बीच 30 अप्रैल 1949 को नवाब ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 1 जून
1949 को भोपाल रियासत भारत का हिस्सा बन गई। इस तरह तमाम देशी रियासतें भारत का हिस्सा बन गईं। देश की एकता और मौजूदा स्वरूप तैयार करने में सरदार पटेल की अहम भूमिका के लिए देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ राज्यसभा टीवी।